नमस्कार, आप देख रहे हैं नितिन की नवीन टीम और मैं हूं आपके साथ सोनल। जी हां, नितिन की नवीन टीम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कोर कमेटी चुन ली गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 16 राष्ट्रीय मंत्री, संगठन राष्ट्रीय महामंत्री श्री वीएल संतोष, तो राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश जी और श्री सौदान सिंह जी सहित कुल 65 सदस्यों की ये नई टीम है। किसी को संगठन में दोबारा जिम्मेदारी मिली तो किसी की वापसी हुई, तो किसी नए चेहरे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाया गया। स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर वापसी, राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी चेहरों की मौजूदगी और सुनील बंसल, विनोद तावड़े जैसे संगठन के मजबूत खिलाड़ियों पर भरोसा। ये नियुक्तियां महज पदों का बंटवारा ही नहीं, इनके पीछे बड़ा चुनावी कैलकुलेशन भी है। नितिन की नई टीम में अनुभव भी है, युवा ऊर्जा भी है, संगठन का अनुभव भी है और अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कोशिश भी। लेकिन राजनीति में नियुक्तियां सिर्फ नियुक्तियां नहीं होती। हर नाम के पीछे एक संदेश होता है, हर जिम्मेदारी के पीछे एक लक्ष्य होता है और हर चेहरे के पीछे एक राजनीतिक गणित। तो क्या भाजपा ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम के जरिए 2029 की बड़ी लड़ाई की तैयारी का पहला खाका खींच दिया है? जी हां, यह महत्वपूर्ण सवाल है और इसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं टीम नितिन नवीन को IANS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के साथ, जो अपने बहुत बारीक, बहुत गंभीर और सटीक विश्लेषण के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनल जी। और सबसे पहला सवाल तो यही करेंगे सर, बहुप्रतीक्षित लंबे अंतराल के बाद सबको इंतजार था और सबकी सहमति से सब कुछ बहुत बैलेंसिंग तरीके से क्या इस लिस्ट में लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये इतनी देरी के बाद आई है, फर्स्ट रिएक्शन आपका इस पर क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया था जब नितिन नवीन को राज्य की राजनीति से निकालकर सीधे केंद्रीय स्तर पर प्रमुख बनाया था। जिस समय पर दिसंबर 2025 को यह सूचना मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, तो लोगों को लगा कि किसी ने फेक न्यूज तो नहीं चला दी है, क्योंकि अभी महीने भर पहले ही बिहार के चुनाव संपन्न हुए थे विधानसभा के। उस चुनाव परिणाम के बाद में नितिन नवीन को 2 महत्वपूर्ण महकमों का मंत्री बनाकर शपथ भी दिलाई थी। तो अगर पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देना चाह रही थी तो फिर जाकर राज्य के मंत्री के तौर पर शपथ क्यों दिलाई? तो लोगों को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन कुछ देर बाद ही पूरा घटनाक्रम सामने आया और समझ में आया कि नहीं, पार्टी ने एक क्रांतिकारी फैसला ले लिया है और एक 45-46 साल के युवा को, क्योंकि 50 साल से कम में हमारे देश की राजनीति में कम से कम युवा कहकर संबोधित करते हैं, तो युवा नितिन नवीन के हाथों भाजपा ने अपना भविष्य सौंपने का फैसला किया है। तो उसके तहत नितिन नवीन पहले कार्यकारी अध्यक्ष हुए और बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से 1 महीने गुजरते ही उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर भी पदभार ग्रहण करने का मौका मिल गया। 20 जनवरी 2026 को उन्हें हमने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा, जेपी नड्डा के स्थान पर। तब यह कहा गया था कि जैसा साहसिक और क्रांतिकारी फैसला नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के संदर्भ में लिया गया है, वैसा ही फैसला नई टीम के संदर्भ में भी रहेगा और इसमें ज्यादा विलंब नहीं होगा। लेकिन 20 जनवरी से लेकर आज 17 अगस्त, एक लंबा समय इस टीम के घोषित होने में लगा। और जब ये टीम घोषित हुई है तो इसे हम क्रांतिकारी बदलाव की दृष्टि से नहीं देख सकते। ये एक संतुलित बदलाव की दृष्टि से है। सारे घर के बदल डालूंगा, इस प्रकार का भाव इसमें नहीं दिखता। लेकिन जो जरूरी है उसे बदल ही दूंगा, ये साफ साफ टीम में दिख रहा है। इसमें पुराने वो लोग ही दिखाई दे रहे हैं जो परफॉर्मर रहे हैं, या वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी राज्य के स्तर पर राजनीति में अभी भी प्रासंगिकता है, पर जो अतीत में वरिष्ठ रहे हैं, पिछली टीम में कोई बहुत परफॉर्म नहीं किए हैं, जिनकी उपयोगिता को लेकर निश्चित ही सवाल है, उन सारे लोगों से संगठन के स्तर पर जिम्मेदारी का विराम लगा दिया गया है। और कुछ लोग जिनको लोग मानते तो परफॉर्मर थे, पर परिस्थितिवश टीम का हिस्सा नहीं रह पाए थे, या जिनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी या कोई राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई थी और उनको बिसरा दिया गया था, उनको वापस लाने का भी फैसला इस टीम में दिखता है। अगर राम माधव और स्मृति ईरानी इस टीम में दिखाई दे रहे हैं तो ये क्रांतिकारी फैसले हैं।
जी। लेकिन अगर इसमें विनोद तावड़े भी हैं, इसमें सुनील बंसल भी हैं, इसमें वैजयंत पांडा भी हैं, इसमें वसुंधरा राजे भी हैं, तो फिर जाके इसे आप क्रांतिकारी बदलाव नहीं कह सकते, क्योंकि इन लोगों की मर्यादा का, इनके सम्मान का, इनकी योग्यता का, इनकी वरिष्ठता का सम्मान दिखता है। लेकिन एक जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है इस टीम में, वो जब हम सचिव के स्तर पर बात करेंगे तो वहां पर हमें दिखाई देगा, क्योंकि उसमें अपेक्षाकृत काफी नए चेहरे हैं। तो अगर आज की टीम के संदर्भ में बात करें तो पहले लोग ये कह रहे थे कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो गए हैं, पर वो प्रतीकात्मक रहेंगे, सेरेमोनियल रहेंगे। पर जो टीम सामने निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं एहसास करा रही है कि ये टीम नितिन नवीन की भी टीम है। नितिन नवीन की ही टीम तो नहीं कहेंगे, इसमें बाकी नेताओं का भी प्रभाव, राय महसूस होती है, पर नितिन नवीन का केवल नाम रहा हो और उनकी पसंद ना रही हो, ऐसा नहीं दिखता। आगे जब हम बात करेंगे कुछ नामों के संदर्भ में तो दिखेगा ये नितिन नवीन की पसंद है, नितिन नवीन की कोशिश है, और नितिन नवीन की कोशिश को बाकी वरिष्ठ नेताओं का मिला हुआ समर्थन है, जिसके चलते यह स्वरूप टीम का बनकर उभर कर सामने आया। जी। सभी चीजों का ध्यान आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव और उसके बाद फिर 2029 का लोकसभा चुनाव। लेकिन अभी जो आपने बात कही है सर, उससे एक सवाल जरूर बनता है कि ये नितिन नवीन की टीम कही जाए या किसी और की टीम कही जाए। मैंने इसमें साफ तौर पर कहा कि ये नितिन नवीन की भी टीम है, नितिन नवीन की ही टीम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गज व्यक्तियों की मौजूदगी हो तो ये उम्मीद ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए कि कोई और व्यक्ति आएगा और रातों रात अपनी ही टीम खड़ी कर लेगा। या तो पार्टी ने तय कर लिया हो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपने को कोई वास्ता नहीं रखना। इस टीम के अंतर्गत जो दिखता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का मार्गदर्शन कहीं ना कहीं इसमें काम कर रहा है, उनकी पसंद काम कर रही है। पर साथ साथ नितिन नवीन के साथ जिन्होंने अतीत में किन्हीं न किन्हीं जिम्मेदारियों में काम किया है, उनको भी इसमें जगह मिली है। थोड़ा हमें इसके लिए नितिन नवीन के इतिहास को भी पलटना पड़ेगा। समझिए, नितिन नवीन के संदर्भ में आज भले ही ये कहा जाता है कि वो बिहार की राजनीति में थे और वहां से सीधे राष्ट्रीय स्तर पर ला दिए गए। ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि वो बिहार सरकार में मंत्री थे। पर अगर आप देखें कि 2006 में वह बांकीपुर से मात्र 25 साल की उम्र में चुनाव लड़के विधायक बने थे अपने पिता के असामयिक निधन के बाद, और 2010 में वह दोबारा विधायक बने। पर 2011 में उनके पास में एक दायित्व आया संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा अनुराग ठाकुर जी का, और 2011 से लेकर 2016 तक नितिन नवीन को काम करने का मौका मिला बतौर राष्ट्रीय महामंत्री पूरे देश में। 2016 से 2019 तक उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला बिहार के संदर्भ में। अर्थात संगठन की दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया और प्रदेश के स्तर पर भी काम किया। 2019 से 2021 तक उन्हें सिक्किम का प्रभारी बनाया पार्टी ने, तो फिर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिला। और 2021 में छत्तीसगढ़ में जब गैर भाजपाई सरकार थी, भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार थी, तो उनके पास में प्रभार आ गया छत्तीसगढ़ का, तो तब भी उन्हें एक राष्ट्रीय फलक पर काम करने का मौका मिला। तो इस टीम में हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों के साथ युवा मोर्चा में, छत्तीसगढ़ में प्रभारी के तौर पे या सिक्किम में काम करने का उन्हें मौका मिला और जिनके काम को उन्होंने देखा था, उनको वो अपनी टीम में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में कामयाब रहे या महत्वपूर्ण स्थान देने में कामयाब रहे। दिलाने की बात इसलिए शायद ठीक ना लगे कि भाई वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हमें ये कहना चाहिए कि उन्होंने दिया। पर कुल मिलाकर अतीत में जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है वो तमाम लोग इस सूची में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसे नितिन नवीन की भी टीम हमें मानना ही होगा। जी, एक सवाल और है सर, चुनावी दृष्टिकोण से तो इसमें जाहिर तौर पर तालमेल की बात उठती है। उस दृष्टिकोण को यदि इस सूची में नजर रखें तो आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, जब पार्टी सत्ता में आती है तो सामान्य तौर पर राजनीतिक की इच्छा संगठन में काम करने के स्थान पर सत्ता में काम करने की होती। तो जितने भी बड़े चेहरे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि अब हमको सत्ता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले। संगठन में वो लोग ही स्थान पाते हैं जो भविष्य में सत्ता में स्थान पाने के लिए आकुल रहते हैं, अकुलाहट रहती है। तो इस सूची में भी आप देखेंगे तो कोई ऐसा क्रांतिकारी फैसला नहीं लिया गया है कि कोई व्यक्ति
सत्ता में महत्वपूर्ण स्थिति में था और वहां से उसकी जिम्मेदारी को बदलकर संगठन में दे दिया गया है। एक नाम केवल इसमें है, वो नाम है पीयूष गोयल के रूप में। पीयूष गोयल मोदी मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण मंत्री के तौर पर मौजूद है और इस सूची में उनकी भूमिका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के तौर पर दर्शाई गई है। तो ये जानना भविष्य के गर्भ में है कि पीयूष गोयल दोनों जिम्मेदारियां निभाएंगे या पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। भाजपा अभी तक एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन करते हुए आई है। क्या पीयूष गोयल को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अंतर्गत उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा या एक नई परंपरा खड़ी की जाएगी, ये जानना दिलचस्प होगा। पीयूष गोयल का नाम कोषाध्यक्ष के तौर पर आना इस सूची की एक बड़ी घटना है। यह बहुत बड़ी घटना हो जाएगी अगर पीयूष गोयल का इस्तीफा होता है। अगर पीयूष गोयल का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर जाके ये सवाल रहेगा कि इतनी बड़ी पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो कोषाध्यक्ष के तौर पर एक भरोसेमंद आदमी नहीं खोज पाई संगठन के स्तर पर जिसको ये दायित्व दे दिया जाता। और अगर पार्टी ने पीयूष गोयल का इस्तीफा करा दिया तो नितिन नवीन, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संदर्भ में यह साहसिक फैसले के तौर पर देखा जाएगा कि पार्टी को अगर जरूरत है तो वो बड़े से बड़े मंत्री को संगठन का काम करने के लिए भेज सकती है। तो ये हमारे लिए दिलचस्पी का विषय भविष्य के संदर्भ में कि पीयूष गोयल को लेकर पार्टी क्या फैसला लेती है। जी, यहाँ पे सर महिलाओं को भी लगभग इस लिस्ट को देखते हैं तो लगभग 33% आरक्षण की जो बात लगातार कहती है पार्टी, जो अधिकार देने की उनको बात कहती है, इस बार वो दिख भी रहा है। चाहे वो वसुंधरा राजे के रूप में हो, चाहे स्मृति ईरानी के रूप में जो बड़े चेहरे, चाहे कविता पाटीदार के रूप में हो, या जिस तरह से यदि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो रूप कुमारी चौधरी के संदर्भ में हो। मैं थोड़ा इसमें असहमति रखता हूँ सोनल जी आपके आकलन के साथ, क्योंकि आपका प्रश्न के साथ साथ में आकलन है कि महती भूमिका दिखती है। आपने कहा 33% आरक्षण के संदर्भ में, सूची 65 की है, 65 में महिलाओं की संख्या 12 है, तो 33 के हिसाब से तो ये संख्या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि इसमें एक साहसिक फैसला है महामंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी को लिया जाना। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में बड़ी प्रभावी नेता थी, मंत्री थी, पर तीसरे टेन्योर में वो अमेठी से चुनाव हार गई और हारने के बाद हाशिए पर चली गई। उनको ना तो राज्यसभा में लाया गया, ना ही कोई और जिम्मेदारी दी गई। ऐसा माना गया कि इस हार के साथ पार्टी ने उनको भुला दिया है, पर इस सूची में वह अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कर रही है। और स्मृति ईरानी आई है तो आई भी कोई वो राष्ट्रीय सचिव के स्तर पर या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नहीं। भाजपा संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है वो महामंत्री का माना जाता है। ये सम्मान का नहीं, काम का पद माना जाता है कि इसमें सम्मान और काम दोनों है। उपाध्यक्ष के तौर पर सम्मान माना जाता है, सचिव के स्तर पर काम माना जाता है, पर महामंत्री के पद में सम्मान और काम दोनों रहता है। स्मृति ईरानी उस रूप में शामिल की गई कि वो अब महामंत्री हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, पर बाकी महिलाओं के स्तर पर ऐसी स्थिति नहीं है। महामंत्री के संदर्भ में आपने बताया कि 8 लोग हैं, उन 8 लोगों में अगर महामंत्री है तो केवल एक महिला है और वो स्मृति ईरानी है। तो महिलाओं के स्तर पर शायद और बेहतर जिम्मेदारियों की जरूरत है भाजपा को, और बेहतर चेहरे निकालने की जरूरत है और बेहतर तरीके से इसे करने की जरूरत है। जी सर, इस सूची में जो बड़े नाम हैं उन पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके पहले शुरुआत करें तो बीएल संतोष जी और सौदान सिंह, ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और रहते हैं, और ऐसे में इन पर विस्तार से दृष्टिकोण जरूर आपसे हम चाहेंगे कि आप दें, क्योंकि जैसे बीएल संतोष की बात करें तो उनका एक टफ नेचर है और पार्टी को उसकी जरूरत भी थी, या अभी जेनजीज का जो प्रदर्शन देखने को मिला या जो उपस्थिति वो देश में दर्ज करा रहे हैं, उसके बाद सब कुछ ध्यान में रखते हुए अनुभव को भी तवज्जो दी है। इस पर मुझे आपसे कुछ समझना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यवस्था है उसमें अध्यक्ष के साथ बराबरी का जो पद महत्वपूर्ण है वो संगठन महामंत्री का पद महत्वपूर्ण है। प्रदेश के स्तर पर संगठन महामंत्री होता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी संजय जोशी के समय तक संगठन महामंत्री का ही पद हुआ करता था।
पर रामलाल जी के समय पर इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर सह संगठन मंत्री का पद भी सृजित हुआ। भारतीय जनता पार्टी में अभी 2 व्यक्ति इस जिम्मेदारी के साथ थे, BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर और शिव प्रकाश जी सह संगठन महामंत्री के तौर पर दायित्व निभा रहे थे। 6 साल पहले इस भूमिका में सौदान सिंह जी भी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सियासत में सौदान सिंह एक बड़ा नाम रहे हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है पार्टी के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो वो पर्याय रहे भाजपा संगठन के। 2003 से लेकर 2018 तक का कालखंड को सौदान सिंह के यश काल के रूप में भी देखा जाता है कि जो काम उन्होंने खड़ा करके दिया। और उसी दौरान वह प्रांतीय संगठन मंत्री थे, फिर जाके वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री बने और क्षेत्रीय संगठन मंत्री के बाद में वो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने और इस दौरान उन्होंने पूरे देश में काम किया। अगर आज उड़ीसा में भाजपा की सरकार है तो तमाम नेता मानते हैं कि इसके पीछे सौदान सिंह की दूरदर्शिता और उनके द्वारा संगठन के स्तर पर किया गया काम था। अगर आप मुझसे सवाल करें कि क्या काम उन्होंने किया था, पंचायत स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था उसके चलते आज भाजपा की सरकार वहां पर है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनकी और अमित शाह की जुगलबंदी भाजपा को सत्ता में लेकर आई थी। महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर ले या अन्य राज्यों के संदर्भ में बात करें, झारखंड के संदर्भ में बात करें, बिहार के संदर्भ में बात करें, नितिन नवीन ने लंबे समय तक उनके साथ में बिहार में काम किया। तो इस तरीके का एक व्यापक अनुभव उनके पास रहा। 2020 में पार्टी ने एक फैसला लिया जिसके तहत सौदान सिंह जी की भूमिका को बदल दिया गया और उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई, चंडीगढ़ केंद्र करके। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तहत सम्मान रह गया पर काम नहीं रहा, निर्णयों में वो भूमिका नहीं रही। लेकिन सभी इस स्तर पर सहमत थे कि सौदान सिंह एक क्षमतावान व्यक्ति है। जो मैंने कहा कि नितिन नवीन अपने अनुसार फैसले कराने में कामयाब रहे हैं। हमने पुराना उल्लेख किया कि नितिन नवीन बिहार में सौदान सिंह जी के साथ काम किए हुए हैं या सौदान सिंह जी के मार्गदर्शन में काम किए हुए हैं, क्योंकि उस समय पर सौदान सिंह जी की वरिष्ठता और नितिन जी तो नए युवक थे, तो उस दृष्टि से हम इसे ही कहेंगे कि सौदान सिंह के नेतृत्व में काम किया। तो वो सौदान सिंह की वापसी अपने आप में एक बड़ी घटना है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। उन्होंने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर इस सूची में स्थान पाया। सौदान सिंह जी की जो वरिष्ठता है, सौदान सिंह जी का जो कद है, उसमें उनके लिहाज से ये बात निजी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जीवन में सब कुछ पाए हुए। लेकिन जो लोग भाजपा के संगठन को समझते हैं, भाजपा की जरूरतों को समझते हैं, वो इसे एक बड़ी घटना के तौर पर देख रहे हैं। तो अब BL संतोष यथावत है, शिव प्रकाश जी भी यथावत है और उसके साथ साथ एक नया सदस्य अब इस टीम का हिस्सा बन गया, वो सौदान सिंह जी के रूप में है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मूलतः संगठन महामंत्रियों के नियंत्रण से संचालित होता है। तो उस दृष्टि से एक बड़ा फैसला नितिन नवीन करने में सफल रहे हैं। सौदान सिंह के रूप में सह संगठन मंत्री के तौर पर एक नया चेहरा शामिल करने के रूप में, जो पहले अपनी परफॉर्मेंस दे चुका है। पर BL संतोष यथावत है, शिव प्रकाश जी यथावत है। तो कुल मिला के 2029 के लिहाज से अब जो काम का विभाजन दिख रहा है, क्योंकि इसमें केवल नाम नहीं आए हैं, साथ में उनके केंद्र भी बताए हैं। शिव प्रकाश जी का अब केंद्र मुंबई रहेगा और सौदान सिंह जी का केंद्र चंडीगढ़ रहेगा। यानी पार्टी पैन इंडिया काम करते हुए एक को पश्चिम मुंबई केंद्र रखे और एक को उत्तर केंद्र रखते हुए संगठन का काम बढ़ाएंगे। इनके संदर्भ में मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों के विभाजन के आधार पर भी कार्य का बंटवारा होगा, कि कुछ राज्य शिव प्रकाश जी देखेंगे, कुछ राज्य सौदान सिंह जी देखेंगे और BL संतोष तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, तो पूरे देश के संदर्भ में ही वो अपनी जिम्मेदारी का निभाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा फैसला इस सूची में दिखाई देता है। जी बिल्कुल। सर, जो राम माधवन है उनके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वे आए, सक्रिय वो लगातार थे, लेकिन उसके बाद और वसुंधरा राजे, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनकी क्या उम्मीद थी इस लिस्ट में? आप उम्मीद कर रहे थे कि वो आएंगे या वो आए? देखिए, ये 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। जहां तक राम माधव जी की बात है, राम माधव एक बड़ी शख्सियत है, संघ के इतिहास के इकलौते प्रवक्ता रहे हैं वो। संघ के वो अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। संघ की बड़ी पहचान राम माधव के रूप में सार्वजनिक जीवन में गई है। उन राम माधव को पार्टी पहले राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर लेकर आई थी। नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। पर जो भी कारण रहे हो, राम माधव अचानक भाजपा से
बाहर हो गए, वापस संघ में दिखाई देने लगे। फिर बीच में जम्मू कश्मीर में जब चुनाव आया उस समय पर राम माधव जी की वापसी हुई थी, केवल उस चुनाव के संदर्भ में। फिर कर्नाटक के संदर्भ में भी एक जिम्मेदारी उनको दी गई, पर कोई पद उनके पास नहीं था, कोई घोषित दायित्व उनके पास नहीं था। पर सब ये मानते हैं कि राम माधव एक क्षमतावान व्यक्ति हैं, एक विवेकवान व्यक्ति हैं, एक अध्ययनशील व्यक्ति हैं, संगठनिक कौशल को जानते हैं, जोड़ तोड़ में भी माहिर है, मतलब प्रचारक है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत को बखूबी समझते हैं। राम माधव को अपनी टीम का सदस्य बना पाने में भी नितिन नवीन कामयाब रहे। यह भी एक प्रमाण है कि नितिन नवीन की भी टीम है, जो मैंने शुरुआत में कहा था जी। तो राम माधव का होना यह जाहिर करता है। यहां तक आपने वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की, तो वसुंधरा राजे सिंधिया लाई नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया पहले भी थी और वसुंधरा राजे अभी भी बने रहने में कामयाब रही। वसुंधरा राजे एक बड़ी राजनेता है, जन नेता है। राजस्थान में भले ही आज भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर हों, पर सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज भी राजस्थान की सबसे बड़ी नेता अगर कोई है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा में और कांग्रेस में अशोक गहलोत है। वसुंधरा राजे सिंधिया पिछली बार भी उपाध्यक्ष के तौर पर थी, लेकिन वो केवल सम्मान के तौर पर उपाध्यक्ष के पद पर थी। उपाध्यक्ष के तौर पर कोई काम करते हुए या पार्टी के द्वारा उनसे कोई काम लेते हुए हमने तो देखा नहीं। तो वसुंधरा राजे इस बार भी सम्मान पूर्वक स्थान पाने में कामयाब रही है। क्या नितिन नवीन उनसे काम ले पाएंगे और क्या नितिन नवीन और भाजपा उनसे काम लेना चाहेगी, इसका पता तो भविष्य के गर्भ में है। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे अपना सम्मान बचा पाने में कामयाब रही है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इससे ज्यादा अभी इसका महत्व नहीं है। जी ठीक है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बड़ा स्पेस दिया है मध्य प्रदेश को इस पूरी लिस्ट में, और कई बड़े नाम, चाहे वो विष्णुदत्त शर्मा जी की बात कर ले, लाल सिंगारे जी की बात कर ले, गजेंद्र पटेल, कविता पाटीदार, आशीष उषा अग्रवाल, जिनको अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी दे दी गई प्रदेश मीडिया प्रभारी के रहते रहते, तो ये तमाम नाम सर, इस स्पेस को आप किस तरह से जो है हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, मध्य प्रदेश एक रोल मॉडल है भारतीय जनता पार्टी में संगठन की दृष्टि से। कुशाभाऊ ठाकरे ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में संगठन को गढ़ा था, उसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। संगठन कैसे संचालित होना चाहिए, संगठन में कार्यकर्ता और नेता के बीच में कैसे संवाद होना चाहिए, संगठन का जनता के साथ संवाद कैसा होना चाहिए, इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश हमेशा ही महत्वपूर्ण माना गया और मध्य प्रदेश के नेताओं को हमेशा सत्ता और संगठन में समुचित स्थान मिलता आया और इस बार भी वो स्थान मिला है। तो जो नाम आपने लिए वो सारे स्थान पाए हैं। पर इसमें जो जानने वाली बात है, जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये नितिन नवीन की भी टीम है, तो मध्य प्रदेश की सूची से भी आपको ये बोध होगा। इसमें एक नाम है गजेंद्र पटेल, खरगोन से सांसद हैं जी। बुनियाद अगर उनकी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही बड़े नेता होकर आए, संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर उन्होंने की थी चुनावी राजनीति की, तो पहला विधानसभा चुनाव ही हार गए थे वो 2013 में। उसके बाद में नगर पालिका भी लड़े तो नगर पालिका भी निपट गया था उनसे, नगर पालिका के अभी चुनाव नहीं जीते थे। पर 2019 में वह खरगोन से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, उसके बाद 2024 में भी जीते। तो जब 2019 में वो लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में काम चल रहा था, तो गजेंद्र पटेल भी छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए आए थे। नितिन नवीन और उन्होंने साथ में काम किया था छत्तीसगढ़ में, जब नितिन नवीन सह प्रभारी की भूमिका में थे और भाजपा को पुनः सत्ता में लाने के लिए प्रयत्नशील थे। गजेंद्र पटेल का उस समय जिस तरीके से समर्पित भाव से काम था, जो समझ थी, जो कौशल था, उसने उन्हें आज राष्ट्रीय महामंत्री बनवा दिया। गजेंद्र पटेल के मुकाबले मध्य प्रदेश भाजपा में और तमाम बड़े नाम आज भी मौजूद हैं, पर उन नामों को खारिज करते हुए अगर गजेंद्र पटेल, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर इस सूची में दिख रहे हैं, तो यह बताता है कि यह नितिन नवीन की भी टीम है। इसके अलावा आपने वीडी शर्मा जी के संदर्भ में बात कही है। विष्णुदत्त शर्मा बड़े नेता है। वीडी शर्मा 5 साल तक मध्य प्रदेश जैसे राज्य के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं। वीडी शर्मा को जो दायित्व मिला है वो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। वीडी शर्मा के संदर्भ में आकलन ये था कि वो राष्ट्रीय महामंत्री जैसी जिम्मेदारी के लिए रखे जाएंगे या केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर देखे जाएंगे।
लेकिन वीडी शर्मा जी के साथ में दिक्कत यह है कि वह निजी तौर पर कुछ उलझनों के शिकार है और उन उलझनों के चलते अभी पार्टी ने ये चाहा कि उनको किसी भूमिका में रखा जाए, तो उनको पूरे देश में काम करने की दृष्टि से प्रकोष्ठों का दायित्व सौंपा गया है कि वो जितने भी संकुल हैं उनके देखरेख का काम वो निभाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनको टीम में शामिल किया गया है, भविष्य के संदर्भ में इससे बेहतर जिम्मेदारी शायद उनके हिस्से में आएगी। जहां तक लाल सिंह आर्य की बात है, लाल सिंह आर्य को लगातार ही पार्टी मौका देती हुई आ रही है। चुनावी राजनीति में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन संगठन के स्तर पर उन्हें अवसर लगातार मिल रहे हैं। इस बार भी मौका मिला है। कविता पाटीदार भी उसी समुदाय के एडजस्टमेंट के तहत जगह पाई हुई है। जहां तक आशीष उषा अग्रवाल की बात है, तो प्रदेश मीडिया प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश में आशीष उषा अग्रवाल ने एक अलग छवि कायम की थी। उन्होंने दो प्रदेश अध्यक्षों का भरोसे के साथ में काम करने में अपनी दक्षता साबित की। वह वीडी शर्मा के साथ में भी बहुत दक्ष तरीके से मीडिया प्रभारी के तौर पर काम किए और जब हेमंत खंडेलवाल आए तो उनके भी भरोसेमंद रूप में दिखाई दिए। वह शिवराज जी के दौर में भी इस भूमिका में थे और मोहन यादव के समय पे भी इस भूमिका में थे। तो कुल मिला के मीडिया में असल जरूरत किस बात की होती है? खबरों की समझ की और संबंधों के निर्वहन की। तो जो व्यक्ति दो प्रदेशाध्यक्ष और दो मुख्यमंत्रियों के साथ विश्वास के साथ चल जाए, तो इस खूबी ने आशीष उषा अग्रवाल को दिल्ली बुलवा लिया और उनको इस प्रकार से राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी की बड़ी भूमिका मिल गई। तो जो अवसर मिले हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पर काम करने के आधार पर मिले हैं या समीकरण के तहत मिले। तो मध्य प्रदेश, मैंने कहा कि पहले भी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहा है और इस बार भी वो स्थान उसे मिलता हुआ दिखा। बिल्कुल सर, एक बंसीलाल गुर्जर भी को संबोधित करना था। अलका गुर्जर को पिछली बार राष्ट्रीय सचिव के तौर पर रखा था, तो गुर्जर समुदाय को भी साथ में रखना था। तो इसलिए किसान मोर्चा के अंतर्गत उनको जिम्मेदारी मिली है जी। पर मुख्यतः जो दायित्व होते हैं उनमें मुख्य टीम, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय सचिव, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दो मोर्चे ही मूलतः मुख्य धारा में रहते हैं, एक महिला मोर्चा और एक युवा मोर्चा। बाकी मोर्चे कुल मिला के अपना अनुभव तो यह है कि एडजस्टमेंट के तहत होते हैं। कुछ नेता हैं जिनका सम्मान है, उन्हें कुछ स्थान देना है, तो इस प्रकार के प्रकोष्ठ गठित कर दिए गए हैं, मोर्चे बना दिए गए हैं, उनमें लोग एडजस्ट कर दिए जाते हैं जी। इसमें छत्तीसगढ़ को मौका मिला है सर इस बार, महिला मोर्चा की जब बात करते हैं। छत्तीसगढ़ इस मामले में थोड़ा भाग्यवान है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को लगातार मौका मिला जी। रूप कुमारी चौधरी जी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दायित्व पाने में सफल रही है। मैं कहा कि दो मोर्चे महत्वपूर्ण है, एक युवा मोर्चा और एक महिला मोर्चा। उसमें भी महिला मोर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला मोर्चा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि जब महिला आरक्षण की बात चली तो हर पार्टी ये दर्शाने की कोशिश की कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं को अधिकार देने के हामी हैं। तो उसमें एक व्यवस्था बनाई गई कि जो भारत उस चुनाव समिति में एक अनिवार्य सदस्य के तौर पर, पदेन सदस्य के तौर पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष होती है। तो रूप कुमारी चौधरी अब देश में जब भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट वितरण संबंधी कोई बैठक होगी तो रूप कुमारी चौधरी को उस बैठक में मौजूदगी रहेगी। तो ये पद इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण एक। दूसरा, हमने कहा कि छत्तीसगढ़ इस मामले में बड़ा भाग्यवान है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद करुणा शुक्ला जी वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। इसके बाद सरोज पांडे जी, उन्होंने भी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम किया, और अब रूप कुमारी चौधरी। तो ये इस कड़ी में तीसरा नाम है। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा राजनीतिक संगठन महिलाओं के संदर्भ में अगर नेतृत्व की बात आती है तो भरोसा करता है तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करता है। 3 महिलाओं का कतारबद्ध उल्लेख मैंने आपके साथ किया है। रूप कुमारी चौधरी के साथ में अभी उम्र है, वो अभी हाल ही में उन्होंने अपने जीवन के 50 साल पूरे किए हैं। सांसद हैं, महासमुंद क्षेत्र से उनके पास उम्र है, एक बड़ा अवसर उन्हें मिला है। वो पार्टी के लिए इस दायित्व के साथ में न्याय करती हैं, पार्टी को महिलाओं के साथ जोड़ने में कोई बड़ी भूमिका निभा पाती है, तो उनका वाकई राजनीतिक जीवन बहुत उज्जवल रहेगा। एक बड़ा अवसर उनके हिस्से में आया है, ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं। सरोज पांडे जी के हिस्से में भी ये अवसर आया था। सरोज पांडे जी ने फिर उसके बाद कई बड़े दायित्व निभाए। दुर्भाग्यपूर्ण रहा गया, उन्होंने कोरबा संसदीय क्षेत्र से इस बार जीत उनके हिस्से में नहीं आई। अगर सरोज पांडे इस बार कोरबा जीतने में सफल रहती तो उनकी राजनीतिक ऊंचाई कुछ अलग ही हो सकती है। पर एक किस्मत की बात है, एक कोरबा से उन्हें सफलता नहीं मिली।
नहीं तो उनकी संभावनाएं अनंत थी। जी, महिला मोर्चा को लेकर आपने जो बात कही कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की दृष्टि से, आज के संदर्भ में एक और चीज महत्वपूर्ण है जो भी छत्तीसगढ़ के हिस्से आई है, और मैं बात कर रही हूँ सर दीपक महस्के के बारे में। सोशल मीडिया इस वक्त जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो भी जो है दीपक जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया के संयोजक बनाए गए दीपक महस्के। देखिए, ये भी दावे को पुष्टि करता है कि ये नितिन नवीन की भी टीम है। जब आप दीपक मस्के की बात कर रहे हैं जी, दीपक मस्के पुराने नेता है। दिखने में उनकी उम्र कम लगती है, लेकिन उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। तकरीबन 35-37 साल का अनुभव है उनका। रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक में गिने जाते हैं। मतलब उनको चुनावी राजनीति से ज्यादा चुनाव प्रबंधन की राजनीति के लिए जाना जाता है। लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने एक लंबा समय नितिन नवीन के साथ बिताया, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी, सह प्रभारी की भूमिका में थे। दीपक मस्के उसी काम को देख रहे थे सोशल मीडिया के तरफ। और ये दायित्व कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राजनीति में अमित मालवीय एक बड़ा चर्चित नाम रहा है, जो सोशल मीडिया प्रभारी के तौर पर भाजपा में अभी तक काम कर रहे थे। सोशल मीडिया का प्रभारी होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अमित मालवीय जिस काम को देख रहे थे उस काम को अब दीपक मस्के देखेंगे, ये अपने आप में एक हाइप दे देता है। क्योंकि अमित मालवीय विपक्षी दलों के निशाने पर रहा करते थे। उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता था उसमें विपक्ष को लगता था कि अमित मालवीय जो है उनके लिए जमीन खराब कर देते हैं। तो दीपक मस्के के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दीपक मस्के को बड़ा शरीफ आदमी माना जाता है और सोशल मीडिया में अमित मालवीय की ख्याति शरारती आदमी की थी। तो एक शरीफ आदमी शरारती आदमी का उत्तराधिकारी बनकर दिल्ली जा रहा है, जानना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर लेकिन ये चयन 100% नितिन नवीन जी का है। नितिन नवीन जी का भरोसा दीपक मस्के के संदर्भ में आया है। अब दीपक मस्के जी के ऊपर है कि वो उस भरोसे को किस तरीके से कायम रख पाते हैं। जी सर, आगे बढ़ते हुए जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इसमें जिम्मेदारी मिली है। वसुंधरा जी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अब रावत जी के बारे में भी आपसे चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह से एक दोबारा विश्वास कह सकते हैं कि या मौका उनको जो मिला है, उसे किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? मैंने फिर आपसे शुरुआत में कहा था सोना जी की जो उपाध्यक्ष के पद है ना, वो मूलतः सम्मान के पद हैं। अब नितिन नवीन जी कोई तब्दीली लाकर उपाध्यक्षों को भी काम में लगाएं या उनसे काम लें तो अलग बात है। नहीं तो रमन सिंह जी, शिवराज सिंह जी और वसुंधरा राजे जी तीनों ही उपाध्यक्ष बनाए गए थे जब मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, पर उनसे उपाध्यक्ष के तौर पर कोई बड़ा काम लिया गया हो ऐसा हमारी जानकारी में तो कम से कम नहीं आया। तीरथ सिंह रावत भी उसी परंपरा के तहत उपाध्यक्ष बना दिए गए, क्योंकि उत्तराखंड में अभी चुनाव भी है, तो वो दृष्टि से एक एडजस्टमेंट भी दिखाई देता है। लेकिन उनसे काम कितना लिया जाएगा ये देखनी बात है। एक व्यक्ति के हिस्से में जो काम आया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो है विप्लव देव, जिन्हें महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। वो एक बड़ी घटना है, उसके संदर्भ में जानना दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से भूखे होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष के तौर पर वैजयंत पांडा जी को दिया गया है। उड़ीसा की राजनीति में एक सम्मानित नाम है वैजयंत पांडा। बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े उद्योगपति भी हैं और लगातार लोकसभा का चुनाव भी वो जीतते हुए आए हैं। वो अपना पद बचा पाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि लगातार पार्टी लाइन के साथ उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। मूलतः वो बीजू जनता दल से थे, लेकिन नवीन पटनायक के साथ टकराव के चलते वो भाजपा में आए थे। वो लगातार अपने आप को उपाध्यक्ष बना पाने में कामयाब रहे, ये बड़ी बात है। पर अधिकांश नाम जो है वो सम्मान के तहत ही उपाध्यक्ष के तौर पर दिखाई देते हैं। अगर आप इन नामों पर दृष्टि डालेंगे तो कमोबेश स्थिति ऐसी ही दिखती है जी। पर वो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि पार्टी ने हर क्षेत्र के लोगों को एडजस्ट करने की कोई डॉक्टर है, कोई दूसरे क्षेत्र से है, और साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को रखा है कि कोई पश्चिम बंगाल से लिया जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से लिया जा रहा है, कोई बिहार से लिया जा रहा है। तो पार्टी ने क्षेत्रीय संतुलन को और साथ साथ सामाजिक दृष्टि से संतुलन को भी साधने की कोशिश इसमें की है। पर परफॉर्मेंस बेस्ड जो नियुक्तियां हैं वो दो जगहों पर दिखती हैं, एक राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर और भविष्य की संभावना के तौर पर नए चेहरों को जगह मिली है राष्ट्रीय सचिव के स्तर पर। जी, एक विनोद तावड़े को लेकर सर डिटेल में हमने बात नहीं की है, और लोग जो बहुत नहीं, आप विनोद तावड़े को क्यों कहते हैं? विनोद तावड़े, सुनील बंसल, हाँ,
ये राष्ट्रीय महामंत्री है, हम उपाध्यक्ष के संदर्भ में बात कर रहे थे। तो अगर आप राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर बात करेंगे तो राष्ट्रीय महामंत्री पे तो जितने भी नाम हैं वो सारे नाम परफॉर्मर हैं, उसमें एक भी नाम सम्मान के तहत आपको महसूस नहीं होगा। विनोद तावड़े मतलब कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर देखे जाते हैं। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के शिल्पकार रहे जीत के संदर्भ में, बड़ा काम रहा उनका। और अभी पश्चिम बंगाल में अगर जीत हासिल हुई है तो उसके संदर्भ में बड़ी भूमिका रही है सुनील बंसल की। तो सुनील बंसल को अगर इस सूची में जगह नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, ये सीधे तौर पर सवाल आता। तो सुनील बंसल उड़ीसा के प्रभारी रहे, सुनील बंसल पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अपने काम को साबित किए हुए, तो सुनील बंसल को जगह मिली है। इसी प्रकार से एक नाम हरियाणा से संजय भाटिया, संजय भाटिया को हरियाणा की राजनीति में प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता है, नेता के तौर पर नहीं, प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर, कि एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, संगठन की दृष्टि से काम कैसा होना चाहिए, ये अगर हरियाणा में बात कही जाती है तो उसमें संजय भाटिया का नाम अग्रणी रहता है। तो संजय भाटिया जो पहले विधायक के तौर पर हुआ करते थे, संजय भाटिया ने अपनी सीट खाली की थी जब मनोहर लाल खट्टर जी को फैसला लिया गया था कि पार्टी जो है उन्हें केंद्रीय स्तर पर लेकर जाएगी, तो उन्होंने सांसद ही छोड़ी थी अपनी। तो इस प्रकार की स्थितियां रही हैं संजय भाटिया के संदर्भ में। तो संजय भाटिया को पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर दायित्व सौंपा है। कुल मिलाकर जो काम करते हैं, जो काम कर सकते हैं और काम के माध्यम से परिणाम दे सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर एक एक नाम उस पैमाने पर खरा दिखता है। और ये अन्य दलों के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए। और इस संदर्भ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने समझौता परस्त रास्ता नहीं अपनाया। इसमें आपको क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, इसके स्थान पर परफॉर्मेंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूची दिखाई देगी। जी सर, एक अरुण यादव भी हरियाणा से, वो भी ये जो सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी इनको दी है। हरियाणा से दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है सर। जी देखिए, कुल मिलाकर सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण काम है। इसके अंतर्गत अनुभवी आदमियों के साथ में सह सहयोग के तौर पर 2 लोग 3 लोग जुड़े गए हैं, चाहे वो मीडिया के संदर्भ में हो, मेन मीडिया के संदर्भ में हो, चाहे सोशल मीडिया के संदर्भ में हो। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन नरेंद्र मोदी की उस योजना का हिस्सा है जो 2047 को लेकर भारत को देख रहा है, 2029 तक नहीं देख रहे। तो आपको जो नए चेहरे दिख रहे हैं ये अगले 25 साल 30 साल राजनीति में महत्वपूर्ण स्थानों पर दिखाई देंगे। इसीलिए राष्ट्रीय सचिव के स्तर पर और सह सहयोग के तौर पर आपको अधिकांश जो नाम दिखाई देंगे वो नाम युवा हैं, भविष्य की संभावना के लिए गढ़ने की प्रक्रिया में कि कुछ अनुभवी लोग हैं, उन अनुभवी लोगों के साथ काम करके ये अपने आप को दक्ष करें। जैसे मीडिया प्रभारी के तौर पर बात करें तो आशीष उषा अग्रवाल के साथ में 2 और सदस्य भी शामिल किए गए, पर प्रभारी कौन है, मीडिया का संयोजक कौन है? अनिल बलूनी। अनिल बलूनी अब बड़े नेता हो चुके हैं, वरिष्ठ नेता हो चुके हैं, राज्यसभा सांसद है। उत्तराखंड के संभावित मुख्यमंत्रियों के चेहरे में अनिल बलूनी को बहुत गंभीरता से देखा जाता है कि अगर पुष्कर धामी के संदर्भ में पार्टी कभी भी बदलाव करना चाहेगी तो एक बड़ा नाम जो रहेगा, संभावित नाम जो रहेगा, वो अनिल बलूनी करेगा। तो अनिल बलूनी अगर किसी नए दायित्व में जाते हैं तो उसके लिए 3 लोग तैयार किए जा रहे हैं जो आगे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे क्रमवार तरीके से। तो कुल मिलाकर आप सचिव के स्तर पर जो देखेंगी या इन सह प्रभारियों को देखेंगे सोनल जी, तो उसमें आपको इसी प्रकार से लोग दिखाई देंगे। जी सर, अभी आने वाले वक्त में बहुत तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव है उसके, लेकिन मैं हरीश द्विवेदी जी के साथ शुरू करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के साथ वो भी परफॉर्मर है, पिछली सूची में वो सचिव के स्तर पर थे हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी इस बार महासचिव के तौर पर शामिल किए गए। मैं आपको पहले ही कहा कि महामंत्रियों के स्तर पर आप जितने भी नाम देखेंगे वो तमाम नाम आपको परफॉर्मर के तौर पर दिखाई देंगे। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो ठीक ही है, पर हरीश द्विवेदी ने असम में भी परफॉर्म करके दिया, जैसे सुनील बंसल ने परफॉर्म किया पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। तो वो हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वहां पर ब्राह्मण वर्ग का भी अपना एक प्रभाव है। SC, ST, OBC को लेकर तो सभी बात कर रहे हैं, पर इसके बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो इतना नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनका सामाजिक रूप से प्रभाव बड़ा जबरदस्त रहता है। तो उस दृष्टि से हरीश द्विवेदी का आना ब्राह्मण वोट बैंक को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ठाकुरों के संदर्भ में तो स्वयं अजय सिंह बिष्ट
अर्थात योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद है। तो ब्राह्मण के तौर पर एक बड़ा नाम हरीश द्विवेदी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश इस सूची में है। तो ये कुल मिलाकर उसकी स्थिति। जी, पंजाब पर भी सर थोड़ा दृष्टिकोण डालेंगे, तरुण चुग जो हैं उनको लेकर। देखिए, तरुण चुग की भूमिका बदल गई। तरुण चुग पिछली सूची में राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर थे, पार्टी ने उन्हें सांसद बना दिया। अभी जो उन्हें भूमिका मिली है वो अपेक्षाकृत कमतर है। वो कार्यालय मंत्री बनाए हैं, कार्यालय प्रभारी के तौर पर है, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी। तो कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर काम करना और राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी के तौर पर काम करना, दोनों में काफी अंतर होता है। दरअसल शायद फैसला लिया जाना था संजय भाटिया और तरुण चुग के रूप में। एक परफॉर्मर के तौर पर संजय भाटिया पसंद साबित हुए जो लोग इस सूची को बना रहे थे, इसलिए संजय भाटिया को अवसर मिल गया। और पंजाब के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम जो इस सूची में है वो है संदीप पाठक का। और ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है सुनील जी। संदीप पाठक वो नाम है जो आम आदमी पार्टी से बमुश्किल अभी 3 महीने पहले भाजपा का हिस्सा बने। भाजपा अमूमन सत्ता में रहते हुए जिन लोगों को अन्य पार्टी से लेकर आती है उनको सत्ता में तो जगह दे देती है, संगठन में जगह देने से बचती है। पर संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री थे। पंजाब में जो जीत आम आदमी पार्टी को मिली उसकी जमीन पे जमावट में संदीप पाठक की बड़ी भूमिका रही। तो संदीप पाठक को नितिन नवीन की टीम में बतौर राष्ट्रीय सचिव शामिल किया गया। कहीं ना कहीं यह भी नितिन नवीन की पसंद के तौर पर हमें महसूस होता है, क्योंकि संदीप पाठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पंजाब की उस बंजर जमीन पर फसल उगाने की कोशिश करेगी जहां पर लगातार कोशिशें नाकामयाब रही हैं। पिछले चुनाव में 1 या 2 सीटें आई थी पंजाब में पार्टी की, और पार्टी ये जाहिर करना चाहती है कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं। जिसकी पिछले चुनाव में 1 या 2 सीटें हों, वो पंजाब में जाए और कहे कि हम सरकार बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना आकर्षण। संदीप पाठक पर भरोसा कर रही है पार्टी कि जैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी को 0 से शिखर पर पहुंचा दिया पंजाब के संदर्भ में अपनी जमीनी जमावट से, समीकरण से, गुणा भाग से, जोड़ तोड़ से, तो शायद वो भाजपा में भी कुछ बड़ा कर पाए। तो इसलिए संदीप पाठक को वो मौका मिला है। जी सर, इस लिस्ट में आपको कोई ऐसा नाम लगता है जो चौंकाने वाला है? क्योंकि चाहे हम क्षेत्रीयता की बात करें, चाहे हम जाति की बात करें, चाहे हम अनुभव की बात करें, चाहे हम युवा ऊर्जा की बात करें, सबका बड़ा बैलेंसिंग जो है इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी आपको कोई ऐसा नाम है जो चौंकाता है? पार्टी का एक डिसीजन ऐसा आपको लगता है कि ये या तो कुछ बहुत अच्छा करेगा या फिर देखने वाली बात होगी? सबसे चौंकाने वाली तो मैंने शुरुआत में बात की थी, पीयूष गोयल का होना। पीयूष गोयल बड़े नेता हैं और बड़े मंत्री हैं। मतलब मोदी कैबिनेट में जिन कुछ मंत्रियों को बड़ा प्रभावशाली मंत्री माना जाता है और साथ में परफॉर्मर माना जाता है कि नाम भी बड़ा है, अपने विभाग में उन्हें काम करने का मौका भी मिल रहा है और उस विभाग में वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो वो नाम जो है वो पीयूष गोयल का है। उन पीयूष गोयल को पार्टी ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया है। हालांकि उनके साथ में एक ऐसा कोषाध्यक्ष के तौर पर राजेश बंगल भी हैं। वो भी बड़े ईमानदार किस्म के आदमी है। मतलब रुपये का हिसाब नहीं रखते, पैसे पैसे का भी हिसाब रखते हैं। हमारा वास्ता रहा है उनसे। मध्य प्रदेश के सदन में चुनाव प्रभारी के तौर पर वो सारे हिसाब किताब देखते थे, तो इसलिए हमने देखा है कि वो कैसे बात करते थे, कैसे पार्टी के फंड की चिंता करते थे। तो राजेश बंगल, पर बहरहाल ये है कि पीयूष गोयल को ये जिम्मेदारी दी गई। अगर पीयूष गोयल से मंत्री पद ले लिया जाता है तो भी एक बड़ी घटना हुई है। पार्टी ऐसा साहसिक फैसला ले रही है कि एक सफल मंत्री को पद से मुक्त कर रही है, और अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है और वो दोनों जिम्मेदारी निभाते तो भी ये साहसिक फैसला है कि भाजपा अपनी परंपरागत लीग से हटकर ऐसा फैसला ले रही है कि एक व्यक्ति 2 पद पर रहेगा। क्योंकि भाजपा में तो एक व्यक्ति 1 पद की नैतिक परंपरा चलती आई है। जेपी नड्डा कब हटेंगे ये सवाल लगातार इसीलिए होता था क्योंकि वो एक साथ 2 पदों पर दिखाई देते। वो मंत्री भी थे और साथ साथ अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। तो लगातार सवाल होता था कब तक चलेगा ऐसा। अमित शाह अगर अध्यक्ष बने तो मंत्री नहीं बने, मंत्री बने तो अध्यक्ष नहीं रहे। तो कुल मिलाकर पीयूष गोयल
क्या अमित शाह, जेपी नड्डा से भी बड़े नेता इस मामले में साबित होंगे जो दो दो पदों का निर्वहन एक साथ लंबे समय तक करेंगे? ये जानना दिलचस्प होगा ना सोनू जी। जी सर, आने वाले वक्त में जिन राज्यों में, चाहे पंजाब का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का, अभी बड़ी चुनौती इस टीम को लेकर, देखिए ये तो जैसे शुरू में ही हम लोगों ने बात की कि एक खाका तैयार किया है, लेकिन बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल फिलहाल देश में भाजपा ऐसी पार्टी है जो उसको हर मामले में चुनौती महसूस हो, पूरे समय इलेक्शन मोड में तो रहते हैं, मतलब हर चुनाव जीतना चाहते हैं, जीतना तो बाकी भी चाहते हैं पर जीत नहीं पाते हैं। भाजपा के संदर्भ में थोड़ा चला ये होता है कि चाहते भी और अमूमन जीत भी जाते हैं। नितिन नवीन जी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है, उनके नेतृत्व में बंगाल तो जीत गए, पर अभी अभी बांकीपुर की शिकस्त कहीं ना कहीं उन्हें सालती है, और उत्तर प्रदेश उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश बड़ी चुनौती इसलिए है सोना जी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नारा दिया था, अब की बार 400 पार। 400 पार का भले ही नारा था, पर उन्हें 300 पार होना था, और 272 हम पार नहीं करेंगे इसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। 272 मतलब स्पष्ट बहुमत, लेकिन नारा 400 पार का रहा और गाड़ी अटक गई 240 पर, मतलब स्पष्ट बहुमत की भाजपा सरकार बनाने में नाकामयाब रही, जो 2014 और 2019 में मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के चलते संभव हो पाए थे। मोदी जी रहे पर वो करिश्माई फिगर नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? उसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में पार्टी को लगा झटका था। समाजवादी पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया कि भारतीय जनता पार्टी जो 60, 62, 65 सीटें 80 में से जीतने का मंसूबा रखती थी और जीतती आ रही थी, वो समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई। अब समाजवादी पार्टी से लोकसभा में पीछे रह गए, विधानसभा में तो पीछे नहीं रह जाएंगे, ये चुनौती है। और उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव हारते हैं तो 2027 में विधानसभा चुनाव हारना 2029 में सवालिया निशान खड़ा कर देगा कि भाजपा चुनाव जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है भाजपा के लिए, नितिन नवीन जी के लिए, अमित शाह जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो उत्तर प्रदेश रहने वाला है। बाकी तो वो उत्तराखंड में भी सरकार बनाना चाहेंगे कि बरकरार रहे, पंजाब में भले ही एक सीट हो फिर भी वो चाहेंगे कि हमारी सरकार बने, गुजरात भी अब आने वाला है तो गुजरात के संदर्भ में भी ये अभिलाषा रहेगी, अन्य जितने भी राज्य उनके संदर्भ में इस अभिलाषा के साथ वो रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ेगी। ठीक है सर, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरणों में हैं, तो यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि क्या राजनीतिक संदेश इस लिस्ट के जरिए नितिन नवीन ने दिया है? नितिन नवीन बताने में कामयाब रहे कि मैं डमी अध्यक्ष नहीं हूं, मैं केवल कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हूं, मैं अध्यक्ष हूं तो अध्यक्ष के तौर पर फैसले भी ले रहा हूं। आज की सूची ने ये, कई लोगों को ये था बन गए हैं अपने अनुसार फैसले थोड़ी ले पाएंगे, लेकिन हमने लाइन से बता दी कि ये चेहरे दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं नितिन नवीन के साथ काम किए हैं और इस सूची का हिस्सा पाए, जिन्हें सामान्य तौर पर हम नहीं सोच सकते कि सूची में होंगे। तो नितिन नवीन अपने आप को एक प्रभावी अध्यक्ष के तौर पर, निर्णय लेने वाले अध्यक्ष के तौर पर बताने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उद्दंड अध्यक्ष नहीं बताया है। उन्होंने युवाओं को मौका दिया है पर अनुभव का तिरस्कार नहीं किया है। अनुभवी लोगों को भी पर्याप्त जगह है, पर आप ये नहीं कहते कि नए लोगों को मौका नहीं है, नए लोग भी पर्याप्त हैं। महिलाओं के संदर्भ में जैसे आपने कहा तो उतनी संख्या नहीं है, पर महिला ये नहीं कह सकती कि संख्या नहीं है। तो कुल मिलाकर एक नए अध्यक्ष के तौर पर जो बेहतर संभव था वो इस सूची में दिखाई देता है। सौदान सिंह की पुनर्वापसी, राम माधव की पुनर्वापसी, स्मृति ईरानी का होना, ये असाधारण फैसले हैं। ये साधारण फैसले नहीं है, इसकी कल्पना नहीं थी लोगों को कि ऐसा हो पाएगा, पर ऐसा हुआ है। पर इस सूची में अनुराग ठाकुर नहीं है, ये लोगों के लिए चौंकाने वाला है क्योंकि लोगों की चर्चाओं में था, पर नहीं है। वीडी शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर नहीं है, ये लोगों को कहीं ना कहीं खल सकता है, नहीं है। तो सब कुछ लोगों के सोचे अनुसार नहीं होता, पर इतना जरूर है कि देर से ही सही नितिन नवीन अपने आप को एक प्रभावी अध्यक्ष के तौर पर इस सूची में दर्शाने में कामयाब रहे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब वह सूची अपने अनुसार बनाने में कामयाब रहे हैं तो फिर आगे काम भी अपने अनुसार कराने में कामयाब रहे।
और टीम नड्डा और टीम नितिन नवीन का जब कंपेयर करते हैं तो ये सर दिखता भी, और जैसा आपने बताया कि पुराने अंदाज को बदला जरूर है बीजेपी ने अपना, उसमें कुछ नए प्रयोग भी किए हैं और वाकई देखना दिलचस्प होगा। बहुत हद तक तो आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो वहां जब चुनाव होंगे और फिर ये पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस है वहां देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी जैसे आपने कहा कि 24/7 बीजेपी तो वो पार्टी है जो कि लगी रहती है, चुनावी मोड में रहती है और बदलाव भी ले रही है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सर आपने इतना वक्त दर्शकों को इतनी बारीकी के साथ जो नए पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनके बारे में बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।